प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन से तात्पर्य यह है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से जो प्रोटीन को अलग करने के लिए बनाई गई प्रोसेस की एक श्रृंखला होती है, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड या मिक्सचर से प्रोटीन को अलग कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भाग को अलग किया जा सकता है। इसे ही अशुद्ध रूप में प्रोटीन को प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही प्रोटीन प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें किसी भी कंपाउंड या मिक्सचर से अलग करना होता है तथा हम उसका विभिन्न उसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में हम आगे देखते हैं पर्पस। यह प्रोटीन प्यूरिफिकेशन क्यों किया जाता है? प्रोटीन को पृथक करना एक प्रारंभिक एनालिसिस है जिसमें जो फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं तथा इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें एक बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए तैयारी करना होता है, जिसे हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इनमें जो एंजाइम के प्रोडक्शन में न्यूट्रिशनल प्रोटीन जैसे सोया प्रोटीन और कुछ फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के टाइप्स। इसमें पहला है एनालिटिकल प्यूरिफिकेशन। इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें रिसर्च या उनके केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ आदि के अध्ययन करने के लिए इनमें प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किया जाता है। और सेकंड है प्रिपरेटिव प्यूरिफिकेशन। इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं जैसे सोया प्रोटीन, बायोफार्मास्यूटिकल्स आदि के प्रोडक्शन के लिए तैयारी करना होता है और एंजाइम के प्रोडक्शन में। फोर्थ है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें जो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की क्रिया होती है वह विभिन्न स्टेप्स में होती है तथा लास्ट में हमें शुद्ध रूप में प्रोटीन प्राप्त होता है। इसमें स्टेप फर्स्ट है वह प्रोटीन जिसे हमें प्यूरिफाई करना होता है वह लेबोरेटरी स्केल पर विभिन्न स्टेप्स द्वारा करते हैं। इस प्रोसेस में यह पता चलता है कि जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। इसमें हम पहला देखते हैं लेबोरेटरी पर्पस। यह लैब में जो प्रोटीन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर, केमिकल, फिजिकल आदि के अध्ययन के लिए प्रोटीन को प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रोसेस हैं जैसे रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, सोनिकेशन। तथा सेकेंड हम देखते हैं लार्ज स्केल पर। जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें लार्ज स्केल पर इन्हें बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए यह प्रोसेस होती है। जैसे यह निम्न क्रियाओं द्वारा होती है जैसे हाई प्रेशर होमोनिजाइजेशन बाय ग्राइंडिंग। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड स्टेप सेकेंड में है ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक यंत्र होता है जिसमें हम द्रव्यमान के जो घनत्व के कणों के मिश्रण के लिए एक केंद्र प्रसारक बल का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में जो सेंट्रीफ्यूज होती हैं उनमें हम अनेक ट्यूब्स होते हैं। इस प्रक्रिया में जो सेंट्रीफ्यूज होती है उनमें अनेक जो ट्यूब्स होते हैं उनमें जो कंपाउंड्स भरे होते हैं जिनमें से हमें प्रोटीन्स को सेपरेट करना होता है। इस ट्यूब्स को यंत्र में रोटेट करते हैं और विभिन्न जो पार्टिकल्स होते हैं वह सॉल्युबिलिटी के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। इसे जो टारगेट प्रोटीन होता है वह शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसे विभिन्न ट्यूब्स में प्राप्त होते हैं तथा इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वह शुद्ध प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह प्रोसेस आगे चलती है। इसमें बस हमें यह पता चलता है कि जो कंपाउंड दिया गया है उसमें टारगेट प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। सेकेंड स्टेप हम देखते हैं साल्टिंग आउट। इसमें साल्ट कंसंट्रेशन के आधार पर होती है। इस प्रक्रिया में जो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी है उसके आधार पर चेक करते हैं। किसी भी सॉल्वेंट में जैसे जैसे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है तो प्रोटीन विलय नहीं होती है और यह कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर जो प्रोटीन्स के कण होते हैं वह प्रिसिपिटेंट या नीचे तलछटी पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम क्षनिक के द्वारा प्राप्त
कर सकते हैं। इसमें भी हमें शुद्ध रूप में प्रोटीन नहीं प्राप्त होता है। यह प्रोसेस साल्टिंग आउट कहलाती है, जो कि यह सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर होती है। इस प्रोसेस में कंपाउंड में प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे फोर्थ स्टेप डायलिसिस। यह भी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस है। इस प्रोटीन डायलिसिस में एक जो ये दिखाया गया है, ये एक डायलिसिस बैग होता है। इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वे भरे होते हैं। इन कंपाउंड्स में जो टारगेट प्रोटीन्स होती हैं। जो डायलिसिस बैग की जो ये भित्ति होती है वह सेमी पेरिएबल होती है, जिससे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं एवं प्रोटीन्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वे अंदर ही रह जाते हैं। इस प्रकार हम जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। किंतु यह जो स्टेप होता है वह प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए अधिक प्रभावी नहीं होता है। इसमें दिखाया गया है जो डायलिसिस बैग होती है, इसकी यह झिल्ली जो सेमी पेरिएबल होती है, इनमें प्रोटीन्स बड़े होने के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एवं आयंस होती हैं वह डायलिसिस बैग से बाहर आ जाती है। इससे हम प्रोटीन्स को अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप 5। यह भी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस है, जिसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसका उपयोग हम मिक्सचर के उनके जो मिक्सचर दिए होते हैं उनके घटकों में पृथक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस विधि के माध्यम से हम विभिन्न मॉलिक्यूल्स जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि को सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को उनके घटकों में पृथक किया जा सकता है। यह जो क्रोमेटोग्राफी होता है वह 2 प्रिंसिपल पर कार्य करता है। पहला है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं। और सेकंड है मोबाइल फेज। इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे हम लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी विभिन्न प्रकार की होती है। इसमें है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, हाई फ्रीक्वेंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एंजाइम एक्टिविटी एसे। तो क्रोमेटोग्राफी में हम सबसे फर्स्ट देखेंगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें हम एक जेल प्रयुक्त करते हैं। जो जेल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ये विभिन्न साइज के बेस पर अलग अलग हो जाते हैं और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वह छलनी के द्वारा, या छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वह छलनी के द्वारा बाहर आ जाते हैं और जो मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे अंदर ही रह जाते हैं। यह मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करता है और यह छोटे मॉलिक्यूल्स जो नीचे आ जाते हैं उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से जो कंपाउंड में होते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम साइज के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज होता है, अतः इस कंपाउंड में हम ऐसे पदार्थ को प्रयुक्त करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है। इनमें DEAE डाई एथिल एमिनो एथिल ग्रुप्स को हम इसमें मिलाया जाता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटीन्स के ढीले बंधित ग्रुप को विस्थापित कर देती है और स्वयं बाइंड हो जाती है। इस प्रकार हमें प्रोटीन्स प्राप्त हो जाते हैं और प्रोटीन सेपरेट हो जाता है। इसके बाद हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें आगे देखते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। यह एफिनिटी पर डिपेंड करता है। इसमें जो टारगेट प्रोटीन के साथ एफिनिटी करने वाले ग्रुप्स को, केमिकल ग्रुप्स को जोड़ा जाता है। उच्च सांद्रता वाले टारगेट प्रोटीन्स को इसमें प्राप्त किया जाता है। इनमें टारगेट प्रोटीन्स जो होती हैं उनसे संबंधित
डीएनए प्रयुक्त करते हैं और हमें प्यूरिफाइड प्रोटीन शुद्ध रूप में प्रोटीन्स प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। यह एक मोबाइल फेज पर कार्य करता है तथा इस प्रोसेस में बहुत अधिक समय लगता है, तो इसलिए इसका यूज कम होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यह एक मेथड है जिसमें अलग अलग कॉलम होते हैं और इसमें एक जेल जो पॉलीएक्रिलामाइड प्रयुक्त होते हैं जिसमें कंपाउंड्स रन कराया जाता है। इससे बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वह फिल्ट्रेट होकर बाहर आ जाते हैं। अतः इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से भी हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज सबसे ज़्यादा होता है। यह सभी पार्टिकल्स को आसानी से सेपरेट कर देता है। इसके बाद है एंजाइम एक्टिविटी SNSPS फेज। एंजाइम के थ्रू प्रोटीन्स की पहचान करना। कंपाउंड में उपस्थित टारगेट प्रोटीन से एक विशेष प्रकार का एंजाइम ही बाइंड करता है और जो एंजाइम बाइंड करता है उससे हमें टारगेट प्रोटीन की पहचान हो जाती है और हमें एंजाइम के द्वारा हम प्रोटीन को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस विभिन्न स्टेप्स में होती है जिससे हमें प्रोटीन्स प्राप्त होता है और इसका यूज हम विभिन्न प्रकार के केमिकल लेबोरेटरी स्केल पर उनके केमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने में एवं एक प्रोटीन्स की एक बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए करते हैं।